हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के ऊपर। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जो 12th क्लास है उसमें आरबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13। आरबीएसई बोर्ड के अनुसार जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट में जितने भी अपने जो परजीवी या जो जैविक महत्व के जो जंतु है उन सभी जंतुओं को एक यूनिट माना गया है। इसलिए अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इन सभी चैप्टरों का एक साथ अपने को रिवीजन भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और इन सभी चैप्टरों से एक साथ मिलके और क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें जैसे कि अपने जो बुक है 12th की, उस बुक में केंचुआ अलग है, मधुमक्खी अलग है, टिड्डा अलग है और जो परजीवी है वो अलग अलग चैप्टर है। तो यहाँ प्रत्येक चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन इन सभी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ से इस सभी को एक साथ पढ़ना अपने को। तो जब भी पढ़ाई करें, तैयारी करें तो सभी चैप्टरों को यानी कि चारों चैप्टरों को एक साथ पढ़े। तो इन चैप्टरों से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए अब तक उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं 2019 के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टरों से। तो ध्यान रखना अपने को। पहला क्वेश्चन आया जैसे कि केंचुए का मुख शरीर के किस खंड पर पाया जाता है। तो केंचुए के अंतर्गत 100 से लेके 120 खंड होते हैं। इनमें से पहले खंड के ऊपर क्या संरचना देखने को मिलती है? मुख देखने को मिलता है। और विशेष ध्यान रखना, जो केंचुआ है ये खंडों से बना हुआ, इसी कारण केंचुआ कौन से में आता है? एनीलिडा के अंतर्गत इसको रखा गया है। एनीलिडा का अर्थ ही होता है यानी कि जो वलय से यानी कि सेगमेंट से बना हुआ होता है। ये सेगमेंट आंतरिक संरचना तक भी पाए जाते हैं और बाहर से देखने पे भी ये सेगमेंट अपने को आसानी से दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है? पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसमें किस प्रकार के मुकांग पाए जाते हैं? क्योंकि 4 चैप्टर एक साथ है तो यहाँ से हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है? पुलेक्स इरिटेंस है। और पिस्सू क्या करता है? अपने मुकांगों को अपना जो होस्ट होता है, परपोषी होता है, उसके अंतर्गत चुबाता है और फिर उनसे रक्त को चूसता है। तो यानी कि मुकांग किस प्रकार के इसमें चुबाने और चूसने वाले प्रकार के मुकांग पाए जाते हैं। बोर्ड में आपको फिक्स पैटर्न ध्यान रखना है। मैं बार बार जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ हर चैप्टर में आपको यही गाइडलाइन कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। इसीलिए मैं यहाँ प्रिंटेड रूप में आपके सामने ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिससे कि ना कोई जल्दबाजी हो और आपको एक परफेक्ट मैटर और परफेक्ट पैटर्न आपको प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसको सही तरीके से और सही पैटर्न में लिखेंगे तो उसका इफेक्ट बोर्ड एग्जामिनर के ऊपर अलग से पड़ता है, जिससे अपने को अच्छे मार्क्स मिलने की जो गुंजाइश है वो और बढ़ जाती है। तो 2 पॉइंटों में क्वेश्चंस पूछा है। वैज्ञानिक नाम, तो पिस्सू का वैज्ञानिक नाम पुलेक्स इरिटेंस है। पिस्सू के मुकांग किस प्रकार के होते हैं? तो चुबाने व चूसने वाले प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लीवर फ्लूक किस संघ से संबंधित है? इसे अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कितने परपोषियों की आवश्यकता होती है? तो लीवर फ्लूक है प्लेटीहेलमिंथीज, इसलिए इनको चपटे कर्मी भी कहते हैं। प्लेट का मतलब होता है चपटा। लीवर फ्लूक को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषियों की आवश्यकता है। अब यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि उन 2 परपोषियों के नाम भी लिखना है या केवल 2 परपोषी लिखने पे अपने को आंसर मिल जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है कि अपने को करना क्या है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर के माइंड में ये है कि मेरे को दोनों के नाम लिखने चाहिए थे तब जाके वो नंबर दे पाता है, और कई बार क्या होता है और केवल 2 लिख दिया तो भी अपने को नंबर मिल जाते हैं।
तो ये डिपेंड हो जाता है कि वो एग्जामिनर क्या चीज़ सोच के और कॉपियाँ चेक कर रहा है, मार्किंग कर रहा है। तो जब मान लो अपने को उनके नाम पता है तो अपने को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आधा मिनट लगता है खींच के नाम लिखने में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने को इसे छोड़ के नहीं आना, नहीं आ रहा हो तो यानी कि अपने को इधर नहीं करना है। तो जैसे कि दो परपोषी तो है ही सही, दो परपोषियों में पहला परपोषी कौन सा है? कशेरु की जो संघ होता है उसके जंतु इसके पहले परपोषी बनते हैं, और द्वितीय परपोषी के रूप में किसको काम में लेता है? अलवणीय जल के जो घोंगे होते हैं उनको ये उपयोग में लेता है। तो प्राथमिक परपोषी और दूसरा है द्वितीयक परपोषी। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी की किन्हीं दो जातियों के नाम लिखिए। उसके साथ में जुड़ा हुआ है मधुमक्खी की रानी एवं श्रमिक के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। अपने कोर्स में 5 जातियां हैं, इसलिए मैंने पूरी 5 जातियां यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप इनमें से कोई भी 2 जातियां लिखनी है, 2 ही पूछा है तो 2 ही जातियों के नाम लिखने हैं। जैसे कि सारंग मधुमक्खी, इसको कह रहे हैं वैज्ञानिक नाम इसका एपिस डोरसाटा। भंवर मधुमक्खी, इसका नाम है एपिस इंडिका। इंडिका यानी कि ये भारतीय मधुमक्खी है। छोटी जो मधुमक्खी होती है वो एपिस फ्लोरिया, और डंपर मधुमक्खी एपिस मेलिपोना, और यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। ये 5 प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा टुकड़ा है इसका, रानी और श्रमिक का क्या क्या कार्य है। तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या है? तो रानी मधुमक्खी क्या करती है? एक विशेष गंध युक्त स्राव छोड़ती है, जो क्या करता है? छत्ते पर नियंत्रण रखता है। तो रानी मधुमक्खी का कार्य क्या हुआ? छत्ते पे नियंत्रण रखना। दूसरा, श्रमिक मधुमक्खी का कार्य क्या है? तो पहला कार्य है आसपास उपलब्ध स्थानों से मधु एवं पराग कणों को लाना। दूसरा, शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना। जबकि ये रानी क्या कर रही थी? छत्ते पे नियंत्रण करने का काम कर रही है, जबकि जो श्रमिक है ये काम कर रहा है शत्रुओं से बचाने का। तीसरा, छत्ते में शिशुओं को भोजन उपलब्ध करवाना, ये काम भी किसका है? श्रमिक का। और चौथा, जो श्रमिक के उदर होता है उसकी निचले खंड से मोम को टांगों से छुड़ाकर ये मुंह द्वारा चबाकर उसको लचीला बनाने के पश्चात छत्ता बनाने अथवा छत्ते की यानी रिपेयरिंग करने का काम भी मधुमक्खी करे। और इसको छोटा करे तो छत्ते की मरम्मत करना और छत्ता बनाना, और छोटा करे इस कार्य को तो छत्ता बनाने का कार्य भी श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। छत्ते की रिपेयरिंग करनी है वो कार्य भी श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, जितना भी जो कार्य हो रहा है अधिकांश कार्य कौन कर रहा है? श्रमिक मधुमक्खी ही, वर्कर ही ये पूरा कार्य करते हैं मधुमक्खियों के समाज के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, केंचुए का नामांकित चित्र बनाते हुए इसका कृषि में महत्व लिखिए। तो केंचुए का मैंने भी जस्ट बताया था कि यानी कि ये खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जैसे कि जो लाइनें हैं ये सब क्या है? इसके खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 100 से लेके 120 तक इसमें खंड पाए जाते हैं। पहले जो खंड होता है इस पे क्या बताया था? मुख बताया था, और मुख के ऊपर एक चादर जैसी संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? परिमुख या पेरिस्टोमी कहा जाता है। अंतिम खंड में क्या मिलेगा? 14-15 जो खंड होते हैं वहां क्लाइटेलम मिलेगा। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे नोट्स बनाते हैं तो डायग्राम नहीं बना पाते हैं उसमें, तो उससे क्या होती है? बच्चों में टेंशन हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा तो पता है कि अपन ने केंचुआ देखा है, तो केंचुआ का जो रफ डायग्राम है वो आराम से बना सकते हैं अपन। सिर गुदा जो थ्योरी पढ़ी है उसके अनुसार 4 से 5 इसके नाम अपन मेंशन कर दे तो अपना डायग्राम सचित्र और नामांकित प्रकार का हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है इसका कृषि में महत्व। तो कृषि में क्या महत्व है? सबसे पहले ध्यान रखना अपने को, जैसा अपने पॉइंट में महत्व डिस्कस किया है
अपने को एग्जाम में भी अपने को इसे पॉइंट वाइज ही डिस्कस करना है। पहला है प्रलोभन एवं भोजन के रूप में। प्रलोभन यानी किसी को फंसाने का जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या करें, प्रलोभन। जैसे कि विश्व में केंचुए को प्रलोभक के रूप में उपयोग लिया जाता, कहाँ, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। कई सारी आपने मूवीज देखी होगी, वहाँ जो तालाब या झीलें होती है वहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है जो कुर्सी लगा के रहता है और एक डंडी पकड़े हुए रहता है और नीचे मछली पकड़ने का काम करता है बैठा बैठा। तो वो क्या करता है, जो उसका धागा रहता है, जो पकड़ने की जो सामग्री है उसमें केंचुए लटका देते हैं, जिससे जैसे ही वो पानी में डूबेगा तो मछलियाँ उसको खाने के लिए अट्रैक्ट होती है और वो मछलियाँ क्या होती है, जाल में फंस के और एकत्रित होने लग जाती है। तो मछलियाँ पकड़ने के लिए कौन सा जीव काम में लिया जाता है, केंचुआ। या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है मछलियों के लिए प्रलोभक का कार्य कौन करता है, तो वो क्या है, केंचुआ। दूसरा है भोजन के रूप में, तो जैसे मछलियां, पक्षी, मेंढक, चचुंदर, छिपकलियां, छोटे सांप, कन खजूरे, ये सभी केंचुए को भोजन के रूप में खाते हैं। तो ये केंचुआ इनके लिए भोजन बनता है, जिससे क्या होता है, पारिस्थितिकी पर्यावरण बना रहता है। क्योंकि इकोसिस्टम क्या कहता है, जीवो जीवस्यम भोजनम, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, तो उसी के ऊपर अपना इकोसिस्टम चलता है। दूसरा है जैविक खाद के निर्माण में, यानी कि केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी और जो वनस्पति होती है इनको खा के और अपना जो शरीर है उससे एंजाइम हार्मोन्स उसमें ऐड कर देता है और वापस उसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाल देता है। तो जो खाद प्राप्त होती है उसको कहते हैं केंचुआ खाद या वर्मी कास्टिंग भी कहा जाता है उसको। अपनी जो सामान्य भाषा है उसमें केंचुआ खाद कहते हैं अपन, यानी कि केंचुओं के द्वारा जो खाद निर्मित है वो केंचुआ खाद कहलाती है। तो जैविक खाद में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों, इसके दो तीन कारण है। एक तो ये अपने को जो मिट्टी खा रहा है उसके बदले में उपजाऊ मिट्टी अपने को दे रहा है। दूसरी बात क्या है, ये बिल बना के रहता है तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने का कार्य भी ये करता है और फसलों को नुकसान नहीं है, इसलिए किसान का इसको मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि केंचुए के उदर में उपलब्ध पाचक रसों के कारण जो कार्बनिक और मर्दा खनिज पदार्थ पौधों के उपलब्ध रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसको किसानों का दोस्त कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों के ढेर में कृत्रिम रूप से डेट्रीवोरस क्या होते हैं, ऐसे जीव जो मृत चीजों को खाते हैं उनको बोलते हैं डेट्रीवोरस। दूसरा है जियोफेगस, ऐसे जीव, जियो का मतलब है भूमि, ऐसे जीव जो भूमि में निवास करते हैं या मिट्टी को खाते हैं तो वो क्या है, कहलाते हैं जियोफेगस। तो डेट्रीवोरस जियोफेगस प्रजाति के केंचुओं को पालकर उनसे जो कर्मी कास्टिंग्स अर्थात केंचुओं से जो खाद प्राप्त की जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं वर्मी कल्चर। केंचुए की पाचन क्रिया क्रिया द्वारा कार्बन, CO2, नाइट्रोजन के जो जटिल यौगिक है वो यौगिकों के रूप में बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण मृदा में CN यानी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से इन तत्वों को अवशोषित यानी ग्रहण कर लेती है। तो ये है केंचुए का महत्व। अभी एक पॉइंट और बाकी है इसमें, वो है मृदा सुधारक के रूप में, यानी कि मृदा को ये अच्छी बनाते हैं। मैंने पहले जिक्र कर दिया, केंचुए भोजन की तलाश में मृदा में बिल बना देते हैं, जिससे मृदा में वायु संचार अथवा रंध्रावकाश बढ़ जाता है, जिससे मृदा की जो जल निकास और जल धारण क्षमता है वो दोनों इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गए 2019 तक के। अब स्टार्ट अपने 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ जैसे इसमें मनुष्य में पाए जाने वाले किसी एक आंतरिक परजीवी का नाम लिखिए। अपने
चैप्टर में 4 परजीवी है, उनमें से 2 आंतरिक है और 2 बाह्य परजीवी है। तो मनुष्य की जो आंतरिक परजीवी है वो कौन सा है? एस्केरिस। और ये कहाँ पाया जाता है मनुष्य में? तो ये आंत्र के अंतर्गत निवास करता है और ये रोग उत्पन्न करता है जिसको बोलते हैं एस्केरियोसिस डिजीज। और बच्चों में ये समस्या ज़्यादा है क्योंकि वो मिट्टी खाते रहते हैं जिससे कि एस्केरिस उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का कृषि में महत्व लिखिए। तो पहला है परागण में मदद करते हैं, दूसरा संकरण और संकर बीज उत्पादन में ये मदद करते हैं। तो परागण में मदद कैसे कर रहे हैं? जब कोई भी मधुमक्खी किसी पुष्प के ऊपर जाके उससे रस चूसती है या परागकणों को, मकरंद को चूसती है, तो बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, उनकी टांगों के चिपक जाते हैं या उनके पंखों के चिपक जाते हैं। और वही मधुमक्खी जब किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाके बैठती है तो उसके जो शरीर से चिपके हुए परागकण हैं वो वहाँ की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या उससे चिपक जाते हैं। इस कारण परागण का ट्रांसफर हो जाता है, परागकणों का ट्रांसफर हो जाता है और इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन परागण कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कैसे क्या लिखना है। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के स्त्री केसर की नली से मधु प्राप्त करती है तो उस पुष्प के परागकण इसकी पिछली टांगों के बालों में एकत्रित हो जाते हैं एवं जब ये दूसरे पुष्प पर जाती है तो उस पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार यानी कि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। मधुमक्खी किस में आता है? कीट में। और कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको कह रहे हैं कीट परागण, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहा जाता है उसको। ये थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से समस्त पृथ्वी जगत के फल वृक्षों, पुष्पी पादपों, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों की परागण क्रिया में 80% हिस्सेदारी, ध्यान रखना, 80% हिस्सेदारी किसकी है? मधुमक्खियों की। यानी पृथ्वी पे कीटों के द्वारा जितना भी पॉलिनेशन हो रहा है उसका 80% कौन कर रहे हैं? मधुमक्खी कर रहे हैं। फिर है संकरण और संकर बीज उत्पादन। तो यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग किस्मों के होते हैं तो परागण की क्रिया के साथ साथ ऑटोमेटिक क्या हो गया? संकरण भी हो जाता है। यानी कि 2 अलग अलग जातियों के मध्य या 2 अलग अलग किस्मों के मध्य पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो गई तो ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या करें? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन करें हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप जो बीज प्राप्त होगा उसको हाइब्रिड बीज, संकर बीज कहा जाएगा। जो हाइब्रिड बीज होता है ये मात्र बीज यानी जिस पौधे से ये प्राप्त हुआ है उसकी तुलना में अच्छा होता है। तो ध्यान रखना है अपने को। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के जंतु जगत को भोजन की उपलब्धता के साथ साथ ये उनको क्या क्या दिलाता है? शहद भी दिलाती है मधुमक्खी और मोम भी उपलब्ध करवाती है। तो शॉर्ट में लिखना रहता है तो परागण में मदद, संकरण में मदद, संकर बीज उत्पादन में मदद, शहद और मोम का उत्पादन करना, ये इसके महत्व हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आया है टिड्डा की बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और कोई 4 भागों को अंकित करें। तो आपके बुक में भी टिड्डे का डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम कोई सा भी बना सकते हो आप, इतना भारी डायग्राम नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ जाए। तो टिड्डा देखा है, कोई भी कीट है तो उसमें 3 हिस्से अपने को अवश्य दिखाने, सिर, वक्ष और उदर। सिर में क्या क्या लगे हुए हैं? एंटीना यानी कि सरंगिका लगी हुई रहती है, ये सिर में मिलेगी। सिंपल यानी साधारण आई, साधारण आंखें। कंपाउंड संयुक्त नेत्र, ये जो हिस्सा है ये सिर, हेड कहलाता है। वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले को बोल रहे हैं अग्र वक्ष, बीच वाले को बोल रहे हैं मध्य वक्ष और पीछे वाले को बोल रहे हैं पश्य वक्ष। ये आपको दिखने में क्या दिख रहे होंगे? पंख। तो आगे 2 जोड़ी पंख होते हैं, तो अग्र पंख और दूसरा जो दिख रहा है वो गया पश्य पंख।
ओविपोजिटर यानी अंडे देने का जो भाग होता है, जिसको ये दबा के भूमि में दबा के और अंडे देता है। जंपिंग लेग्स यानी कि जो इसकी पिछली टांगें होती है वो जंप करने में मदद करती है। एब्डोमेन को क्या कह रहे हैं हिंदी में, इसको कह रहे हैं उदर। वॉकिंग लेग्स जो दो जोड़ी आगे की टांगें हैं इसकी, वो चलने में मदद करती है। और पीछे वाली जो जोड़ी है वो मजबूत और लंबी होती है, जो इसको जंपिंग यानी कूदने में मदद करती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि टिड्डे में कूदने वाली जो टांगे हैं वो कौन सी जोड़ी है, तो वह तीसरे नंबर की जोड़ी। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, उसमें तीसरी जोड़ी कूदने का कार्य करवाती है। केंचुए को किसानों का दोस्त क्यों कहते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। केंचुए के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। तो केंचुए का जो उत्सर्जन अंग है वो कौन सा है, नेफ्रीडिया। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुए के उदर में उपलब्ध पाचक रसों के कारण कार्बनिक व मृदा खनिज पदार्थ पौधों के लिए उपलब्ध रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा ये मृदा सुधार का कार्य करता है, वायु संचार बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और जल निकास की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। तो यानी किसानों के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है, इस कारण ये किसानों का मित्र कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है जोंक के आर्थिक महत्व को समझाइए। अब बार बार आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो अपने 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टरों में से हर बार आपको आर्थिक महत्व यानी कि जो इनका महत्व है, चारों चैप्टरों में जो भी जीव पढ़ रहे हो उन सभी का महत्व फिक्स आपके बार बार आना है। जैसे जोंक का महत्व क्या है, जोंक की एक विशेष प्रजाति है जिसका नाम है हिरुडो मेडिसिनेलिस। इस प्रजाति में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खूब सारी पाई जाती है। इस कारण इस जो जोंक है, ये जो प्रजाति की जोंक है, इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है, सिर पर जहां बाल कम हो उस स्थान पर इस जोंक को लगाया जाता है, जिससे वहां बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग डैंड्रफ या फफूंद के संक्रमण के कारण गंजेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए जोंक चिकित्सा यानी कि लीच थेरेपी एक रामबाण इलाज है। और जोंक की लार फफूंद के संक्रमण को खत्म करने में सहायता करती है। दूसरा, आर्थराइटिस यानी कि जो जोड़ों में दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी जोंक उपयोग में की जाती है। क्यों? इसकी लार में ऐसे तत्व होते हैं जो जलन और जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभकारी होते हैं। चिकित्सीय जोंक मरीज के 1 घंटे तक चिपके रहते हैं, यानी कि जो लीच थेरेपी है इसमें जोंक को 1 घंटे तक उसको चिपका के रखेंगे और 6 से 8 माह बाद इसको दोबारा ये प्रक्रिया करवाई जाती है। तीसरा है, मधुमेह के मरीजों का जो रक्त गाढ़ा हो जाता है उस रक्त को पतला करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गाढ़ा होने के कारण रक्त के थक्के जमने की आशंका बढ़ जाती है। तो जोंक की लार के अंतर्गत क्या मिलता है, हिरुडिन तत्व पाया जाता है जो रक्त को पतला करने में सहायता करता है। चौथा महत्व क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर जो संबंधित चीजें होती है उसमें भी 20वीं शताब्दी में लीच थेरेपी जोंक चिकित्सा को उपयोग में लिया गया था। तो ध्यान रखना, जोंक की लार में, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जोंक की लार में एंटीकोगुलेशन एजेंट वो कौन सा है, हिरुडिन। प्रतिस्कंदक कारक वो कौन सा है, हिरुडिन। विशेष ध्यान रखना है, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में पाए जाने वाले किसी एक आंतरिक परजीवी का नाम लिखिए। तो पशुओं में कौन सा पाया जाता है, एक तो है लीवर फ्लूक और एक है एस्केरिस। अपने को एक पूछा था, 2 अपने टोटल कोर्स में है, तो दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। वेगल नृत्य क्यों व किसके द्वारा किया जाता है, तो वेगल नृत्य श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो शहद व परागकणों की सूचना देने के लिए वेगल नृत्य
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव व पशुओं में पिस्सू का आर्थिक महत्व क्या है? तो पिस्सू गर्म खून वाले प्राणियों में जो है कशेरुकी, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अपने जो मुखांग है उनको चुबाकर रक्त चूसता है। दूसरा, पिस्सू के काटने पर मच्छर के काटने के समान निशान बन जाता है, जिससे कि वहां पर सूजन हो जाती है और खुजली चलने लगती है और कुछ समय बाद में चमड़ी पर सहन न करने वाली जैसी एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिससे त्वचा में कुछ सप्ताह तक खुरदरी पपड़ी युक्त सड़न बनी रहती है। तीसरा महत्व है, बार बार पिस्सू के काटे जाने पर बालों का झड़ना और रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी का कारण बन जाता है। यह बीमारी पैदा करने वाले जैसे विषाणु, जीवाणुओं को मानव और पशुओं में वाहक का कार्य करता है। यानी कि पिस्सू क्या करता है, ऐसे विषाणु या जीवाणु जो मानव और पशुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको ये वाहक के रूप में पहुंचाने का कार्य करता है। पिस्सू द्वारा प्लेग बीमारी का जीवाणु काले चूहे यानी कि रेटस को काटे जाने पर पहुंच जाता है। तो ध्यान रखना है, प्लेग का कौन है, तो है काला चूहा रेटस, और इसको कौन लेके जा रहा है, क्या किसके माध्यम से ये फैल रहा है, तो वह पिस्सू। और 1343 और 1353 में यूरोप की लगभग 1/3 जो आबादी है वो इस बीमारी के कारण यानी प्लेग बीमारी के कारण मर गई है। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का दोस्त क्यों कहते हैं? ये अपन ने डिस्कस कर लिया, केंचुए को किसानों का दोस्त क्यों कहते हैं, 3-4 बार आ गया ये। केंचुए की ग्रसनी व पेशनी के कार्यों को लिखिए। ग्रसनी का कार्य क्या है? श्लेष्मा व प्रोटीन का श्लेष्मा म्यूकस प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइमों का स्राव करना, यह तो है ग्रसनी का कार्य। पेशनी यानी कि गिजार्ड, उसका कार्य क्या है? भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग करना उसकी, जिससे कि छोटे छोटे रूप में ये प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिड्डे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिड्डे का नामांकित चित्र बनाइए, किन्हीं 5 भागों को नामांकित करिए। पहले करवाए थे 4 भाग, अब की बार दे दिए 5 भाग। तो टिड्डे का वैज्ञानिक नाम हीरोग्लाइपस बेनियान और दूसरा है हीरोग्लाइपस निग्रेप्लेट्स। डायग्राम मैंने पहले मेंशन कर दिया है, लेबल हो रखा, 5 भागों के नाम लिखे हुए उसमें, तो वो सेम डायग्राम यहां वापस रिपीट हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो केंचुए में कोकून का निर्माण कौन करता है? क्लाइटेलम करता है। और यहां ध्यान रखना, क्लाइटेलम में वलय नहीं पाई जाती है, वलय एब्सेंट रहती है। पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ध्यान रखना, परागण की क्रिया केवल किसके द्वारा हो रही है? श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा होती है। कोई 2 मानव परजीवी के नाम लिखिए। आ गया एस्केरिस और लीवर फ्लूक, वापस रिपीट हो गया। 4 ही परजीवी अपने कोर्स में। एस्केरिस और लीवर फ्लूक क्या है? आंतरिक परजीवी है। और एक है जोंक और एक है पिस्सू। ये दोनों कौन से हैं? तो ये दोनों हैं बाह्य परजीवी और ये दोनों कौन से हैं? आंतरिक परजीवी। केंचुए का कृषि में महत्व लिखिए। अपने डिस्कस कर लिया पहले, बार बार बता रहा हूं मैं कि जो महत्व है इन सभी जीवों का महत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। टिड्डे के कोई 3 मुखांगों के नाम लिखिए। तो टिड्डे में काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग होते हैं।
और इन मुखांकों के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, तो ऊपरी होठ यानी लेब्रम, निचले होठ को कह रहे हैं लेबियम, चिबुकासित यानी मैंडिबल, चंबिका यानी मैग्जिली, अधोग्रसनी यानी हाइपोफेरिंक्स। ये संख्या में 1 होगा, ये संख्या में 2 होगा, ये संख्या में 2 होगा, ये संख्या में 1 होगा और ऊपरी होठ भी 1 होगा। यानी ये जोड़े में पाए जाते हैं और ये एक एक सिंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो लास्ट जो पैटर्न है वो अपना 2024 का अपने को फॉलो करना है। तो इस पैटर्न के अनुसार आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक तो है ऑब्जेक्टिव, तो केंचुए में पेशनी का कार्य क्या है, पेशनी यानी गिजार्ड, तो गिजार्ड का कार्य क्या बताया था, भोजन को पीसना। तो एक तो बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये फिक्स नहीं है कि केंचुए से बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है ये बोर्ड के अनुसार एक ही चैप्टर माना गया है। तो कहीं से भी चारों चैप्टरों से भी एक एमसीक्यूज बनेगा। पिछली बार केंचुए का आ गया, तो हो सकता है अब की बार किसी दूसरे से आ जाए। दूसरा एक खालिस्तान आएगा, पिछली बार आया हुआ। केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि केंचुए में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होती है, इसलिए इसको नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। टिड्डे का सामान्य परिचय लिखिए। सामान्य परिचय में ध्यान रखना क्या चीजें अपने को मेंशन करनी है। एक तो वैज्ञानिक नाम मेंशन कर दो, दूसरा जो पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे वर्षा ऋतु में टिड्डा फसलों को अपने काटने और चबाने वाले मुखांगों द्वारा नुकसान पहुंचाता रहता है, अतः इसे खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। दूसरा, यह बहुत भूखा और शाकाहारी एवं विश्वव्यापी होता है, यानी शाकाहारी का मतलब ये जो वनस्पति है उसी को खाएगा। विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में मिलता है। शरीर विभिन्न रंगों के धब्बे लिए होता है, उस डायग्राम में देखा होगा आपने। इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, और काइटिन किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। देखो फिर वापिस आ गया, पिस्सू का आर्थिक महत्व लिखिए और मधुमक्खी पालन से क्या अभिप्राय है, मधुमक्खी का कृषि में महत्व का वर्णन कीजिए। यानी महत्व तो आपको फिक्स याद करके जाने हैं, जिससे कि आपको देखो कितने नंबर का क्वेश्चन आया महत्व का, 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर तो आपके परमानेंट है। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपके महत्व से बनेंगे। यहाँ मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, तो मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पाल के और उनसे शहद व मोम का उत्पादन लेना, ऐसी प्रक्रिया क्या कहला रही है, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर कहलाती है। मैं तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ अभी, तो वो है लीवर फ्लूक का सामान्य परिचय, और फिर इसका वापस आ गया आर्थिक महत्व। तो सामान्य परिचय में क्या मेंशन करना है, साइंटिफिक नेम फेजियोला हिपेटिका, संघ है प्लेटीहेलमिंथीज, वर्ग ट्रिमेटोडा और गण इसका डाइजीनिया। और इसकी कुछ छोटी बातें, जैसे यह भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता और मनुष्य की पित्त वाहिनी और यकृत का फ्लूक है, यानी कि पित्त वाहिनी और यकृत में यह देखने को मिलता है। लंबाई वगैरह आपको याद रह जाती है तो आप मेंशन कर सकते हो। और इसका जो शरीर वो आगे और पीछे दोनों तरफ से संकरा यानी कि सिकुड़ा हुआ पतला होता है। तो महत्व में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो 12th क्लास में, उन सभी का मेरा एक सजेशन ये है कि आप बोर्ड का पैटर्न फॉलो कीजिए, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और सटीक आप नंबर ला सकते हो। तो जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ या आपको हूबहू बोर्ड पैटर्न पे करवा रहा हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड पैटर्न में क्या चीज़ें मेंशन करनी है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये जो 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टरों को आपको एक ही चैप्टर मान के आपको उसकी पढ़ाई करनी है। आपको दौरान उसी के अनुसार करना है, क्योंकि चारों चैप्टर मिलके ही एक चैप्टर बने हैं और इसी में से यानी कि अपने क्वेश्चंस बनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, खालिस्तान आएगा,
1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1.5 नंबर का आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो इन क्लासों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है। लगभग आप सभी के प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए होंगे या ख़त्म होने में आ रहे होंगे। तो अब आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, आप अपनी जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है मार्च के अंतर्गत, उसके लिए आप अब स्टार्ट कर दें। तो अब आपने इस सब्जेक्ट में एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो है मछली पालन वाला। और इस चैप्टर के बाद में आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज MCQs का और सॉल्यूशंस आपको वापस से स्टार्ट करवाया जाएगा। फिर जैसे आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट लिखिए। किसी में थ्योरी क्लास आपको लेनी है, जैसे कि जो पहला और दूसरा चैप्टर है वो सबसे हार्ड चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों के इस सब्जेक्ट में। तो आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, आपके लिए वो थ्योरी क्लास लगाई जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लक्ष्य क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ कनेक्ट होइए आप, जिससे आपको ये जो PDF है यह आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। और जो आगे के MCQs वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स है और जो शॉर्ट्स क्वेश्चन हैं, उनकी आपकी जो PDF है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।